अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाक वतन टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान याहिया जावेद पांडे प्रोग्राम ऑन दी टेबल के साथ। नाज़रीन, डेवलपमेंट्स तो पाकिस्तान के अंदर पिछले 24 घंटे में बल्कि 48 घंटे में बहुत हुई हैं। सबसे अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने वफाकी काबीना के अंदर एक अहम तब्दीलियाँ की हैं। सबसे जो अहम वज़ारत है, अगर हम देखा जाए पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल के हवाले से, तो वो होती है इंटीरियर मिनिस्ट्री, जो कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने शेख रशीद साहब को उसका वज़ीर बना दिया है। इसी तरह जो आज़म सवाती साहब हैं, उनको रेलवे का वज़ीर बनाया है और जो साबिक वज़ीर दाखिला थे ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब, उनको नारकोटिक्स का वज़ीर बनाया है। अब इसमें देखने वाली अहम चीज़ ये है कि शेख रशीद साहब वो सियासतदान हैं और वो वज़ीर हैं हुकूमत के कि जो ऑपोज़िशन को आड़े हाथों लेते हैं हर मामले के ऊपर। चाहे वो सियासत करने का मामला हो, चाहे ना हो, हर जगह के ऊपर ऑपोज़िशन को लताड़ते हैं। तो अब अहम बात ये है कि कल पीडीएम का लाहौर का पावर शो है, जिसके लिए जो पीडीएम ने एक पूरी अपनी मेहनत की है पिछले चंद माह के अंदर, उसको जो है वो अमली जामा पहनाने का टाइम है। तो अब सबसे अहम चीज़ इसमें ये है कि अगर बतौर वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब इन चीज़ों को हैंडल करेंगे, तो क्या वो मिसहैंडल तो नहीं हो जाएँगी? क्योंकि हमने देखा है कि वज़ारत रेलवे के अंदर उनकी कारकर्दगी कोई इतनी ख़ास नहीं थी। बहुत सारे हादसात और बहुत सारे लोगों की जानें जो हैं वो ज़ाया हुई। उनकी एक नाअहली कह लें आप या उनकी जो है वो ना तजुर्बाकारी कह लें, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो देखना ये है कि आइंदा आने वाले जो चंद माह हैं, उसके अंदर बतौर वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब की कारकर्दगी कैसी होगी। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं जनाब वकास मलिक वकास साहब, जो कि प्रोड्यूसर हैं और जर्नलिस्ट हैं, इस्लामाबाद बेस्ड। और हमारे साथ गुलशेर साहब होंगे, जो कि अभी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, वो लाहौर बेस्ड जर्नलिस्ट हैं। तो सबसे पहले वकास, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप क्या देख रहे हैं इस तमाम सिनेरियो को और ये जो सूरत-ए-हाल अब तक जो बन चुकी है और जो बिल्ड हो चुकी है और कल का जो जलसा है, और सबसे अहम चीज़, जलसा जो है पीडीएम का वो कल है, लेकिन जो गुज़िश्ता कल थी सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, जो बिलावल साहब के तर्जुमान, काफ़ी अरसे से तर्जुमान थे। उन्होंने सुनने में तो ये आ रहा था कि शायद पार्टी रुकनीत से ही इस्तीफ़ा दे दिया है। लेकिन अभी हमने उनका ट्वीट देखा थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने ये कहा जी कि मैंने सिर्फ़ जो है वो बतौर तर्जुमान बिलावल ज़रदारी साहब के इस्तीफ़ा दिया है। तो वकास, आपके पास कुछ इनसाइड स्टोरी है इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया खालिद साहब। देखिए, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप बात कर लेते हैं। कल जो पीडीएम का लाहौर में इम्तिहान है वो डू एंड डाई की सिचुएशन है। अगर तो पीएमएलएन अपने होम ग्राउंड पर इतने लोग इकट्ठे ना कर सकी जितने एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, तो फिर पीडीएम के गुब्बारे से बड़ी बुरी तरह हवा निकल जाएगी। फिर कराची, मुल्तान और फिर इवन पेशावर में जो एक मोमेंटम बना था वो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि जो पाकिस्तान की सियासत है, मैं समझता हूँ, मेरा ज़ाती ख्याल है, शायद मैं गलत भी हूँ, वो लाहौर से जन्म लेती है, नंबर एक। नंबर दो, आपने कहा कि जी सेनेटर मुस्तफ़ा कैबिनेट में शफलिंग की बात की। मैं खान साहब की बहुत सारी चीज़ों पे मैं ज़्यादा तनकीद करता हूँ, तो लोग जो हैं वो एक इल्ज़ाम देना शुरू कर देते हैं। लेकिन देखिए, कुछ चीज़ें हकायक होती हैं और उन हकीकतों को तस्लीम करना चाहिए। हामिद मीर साहब का वो शो, जिसमें खान साहब ने कहा था कि मैं शेख रशीद साहब को चपरासी भी नहीं रखूंगा, आज वो चपरासी उन्हीं की काबीना का मजबूत तरीन वजीर दाखिला बन गया। खान साहब ने किसी जगह पर खिताब किया, क्लिप बड़ा वायरल चल रहा है कि जी जनरल मुशर्रफ ने कहा था कि जी मैं इनको वजारतें नहीं दूंगा, और इन्होंने फिर शेख रशीद को रख लिया और उस पर वो शदीद तनकीद कर रहे हैं। तो खान साहब के को ये बात सोचनी पड़ेगी कि क्या हुआ, ऐसी क्या उन्होंने, जिसे कहते हैं कि एक सुराख के पर लगे तो उन्हें, कि फवाद चौधरी ये वाली वजारत नहीं ले सके जिसके लिए वो एक लंबे अरसे से कोशिश कर रहे थे, और शेख रशीद ये वजारत जीत गए। और शेख रशीद क्या कमाल दिखाएंगे जो उन्होंने रेलवे में दिखाया, और यहाँ रेलवे में नहीं दिखा सके और यहाँ दिखाएंगे। मतलब गुज़श्ता 2 ढाई सालों में कितने हादसात हुए, रेलवे में कितनी बेहतरी आई, रेलवे के मुलाजमीन को कितने हकूक मिले, रेलवे में कौन सी ऐसी तब्दीली आई जो ख्वाजा साद रफीक या उससे पहले गुलाम अहमद बलोर नहीं ला सके थे, और शेख साहब ले आए और उन्हें यह वजारत दे दी गई। शेख साहब को वजारत का बुनियादी मकसद एक ही है कि जिनकी वजारत है उन्हीं के पास वापस चली जाए, नंबर एक। नंबर दो, बात यह है
कि शेख साहब को इसलिए भी वजीर बनाया गया कि शेख साहब चूंकि पीएमएलएन के बहुत ज्यादा एंटी रहे हैं, माजी में भी उनके साथ थे, और फिर उन्होंने अपनी 2002 में राहें जुदा कर ली, और फिर अपनी किताब में भी इस हवाले से उन्होंने बड़ा इंकशाफ किया कि जी मैंने तो इसलिए ये राहें जुदा की थी कि मैं नवाज शरीफ के साथ मजीद नहीं चल सकता था। तो शेख साहब को इसीलिए दी गई कि शेख साहब जरा बेहतर तरीके से टैकल कर पाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है कि शेख साहब आ गए हैं तो पीडीएम के जलसों से या जुलूसों से हवा निकल जाएगी। पीडीएम ने जो करना है वो उन्होंने खुद करना है, अच्छा करना है तो खुद करना है, बुरा करना है तो खुद करना है। तीसरी बात आपने की कि मुस्तफा नवाज खोखर ने इस्तीफा क्यों दिया। मुस्तफा नवाज खोखर जो है वो अपना पीपल्स पार्टी के तकरीबन 4-5 व्हाट्सएप ग्रुप्स में थे, और उनके जो इख्तलाफात शुरू हुए वो सेनेटर एनी मरी से शुरू हुए, जो शाजिया मरी की बहन भी हैं और पीपल्स पार्टी में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मौकफ रखती हैं। कहते हैं कि वो किसी से बात करती हैं तो वो बड़े जज्बाती अंदाज में हो जाती हैं जब पार्टी की पॉलिसी या किसी चीज पर स्टैंड लेना होता है। तो सेनेटर एनी मरी से उनकी कोई तल्ख कलामी हुई थी, जिसके बाद सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर ने पीपल्स पार्टी में वो तमाम ग्रुप छोड़ दिए, व्हाट्सएप ग्रुप छोड़े जिनमें वो मौजूद थे, और रात गए उन्होंने इस पे इस्तीफा भी दे दिया, पार्टी की रुकनीत से भी इस्तीफा दिया और तर्जुमानी से भी। लेकिन बहरहाल उन्हें इस बात पर मना लिया गया। और अब जो आखिरी इत्तलात है वो ये है कि जो इनके पर्सनल सेक्रेटरी हैं जुनेद, एक पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं जमील सोमरो साहब और पर्सनल सेक्रेटरी हैं जुनेद। तो जुनेद जो है वो मीडिया के तमाम ग्रुप्स देख रहे थे, उन्होंने वो मीडिया ग्रुप्स जो हैं वो बिल्कुल उसमें सारों को फायर कर दिए और वो उसकी रीशेड्यूलिंग कर रहे हैं। और मेरे इल्म के मुताबिक 13 सितंबर जो कल का जलसा है, उसके बाद पीपल्स पार्टी अपनी मीडिया स्ट्रेटजी कमेटी को दोबारा से बनाने जा रही है, और वो देखेगी कि सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर को क्या जिम्मेदारियां देनी है। जी, ये तो आपने अंदर की खबर दी सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर साहब के हवाले से। थोड़ा सा आगे चलते हैं तो इसमें अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर कि आप कैसे देख रहे हैं कल का जो पीडीएम का जलसा है, उसको क्या इस्तीफे आने से हुकूमत हुकूमत ने देखें अंदिया तो दिया है बातचीत करने का, लेकिन उन्होंने बातचीत करने का जो अंदिया है उसको मशरूत कर दिया है कि एनआरओ हम नहीं देंगे, बातचीत के लिए हुकूमत तैयार है। आज मैं देख रहा था कि जो हमारे वफाकी वजीर हैं जनाब गुलाम सरवर साहब, उन्होंने भी बयान दिया है कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी, लेकिन बातचीत के लिए हम तैयार हैं। तो पीपल्स पार्टी की तरफ से की तरफ ये बात क्यों ली जाई जा रही है कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी, और कहीं पे ये तासुर भी दिया जाता है कि शायद पीपल्स पार्टी जो है वो पीक पर जाके जो है शायद इस मोमेंट से अपने आप को पीछे कर ले। जी वकास। पांडे साहब, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग और एक अहम खबर भी दे देता हूँ इसी इसी प्लेटफॉर्म से। आप, एक बात तय है और ये पूरा शायद मुल्क जानता है, जो लोग सियासत पर नजर रखते हैं समझते हैं कि चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो मौलाना फजलुर रहमान हो, चाहे वो पीएमएलएन हो, वो सारे इस्टेब्लिशमेंट के इशारे की जरूर मुंतजर होते हैं। और पीएमएलएन में भी इस टाइम दो ग्रुप हैं, एक मरीम नवाज ग्रुप है जो बज़ाहिर एंटी स्टैब्लिशमेंट लगता है, और एक शहबाज शरीफ ग्रुप है। लेकिन अब तकरीबन चूंकि एक मोमेंटम बना हुआ है तो वो सारों ने एक ही ग्रुप बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के वहां पर राब्ते हैं और वहां के इशारे के मुंतजर रहते हैं। परसों रात को, थर्सडे की रात को तकरीबन 12:02 पे मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर रहनुमा ने अपने रिजाइन की कॉपी ट्वीट की। ट्वीट हुई तो उसके बाद मैंने उन्हें फौरन कॉल की, तो मैंने उन्हें कहा कि आपने इस्तीफे किसको दिए हैं। तो आगे से कहते हैं कि तुम इतने मासूम नहीं हो। मैंने कहा मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि आपने इस्तीफे किसको दिए हैं। तो उन्होंने जवाबन कहा हमने 22 करोड़ अवाम को बेवकूफ बनाने का इस्तीफा दिया है। ये मुस्लिम लीग नून का एक सिटिंग एमएनए जो मरीम नवाज ग्रुप के बहुत करीब है वो कह रहे थे कि हमने 22 करोड़ अवाम को बेवकूफ बनाने का इस्तीफा दिया है। तो मैंने कहा जी मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। कहते अब तुम साफी हो तो ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समझ आ जानी चाहिए। इस्तीफे किसको देंगे हमने पार्टी क़यादत को देने हैं। पार्टी क़यादत इस वक्त मरीम नवाज है, लेट्स से, तो मरीम नवाज जाके स्पीकर को तो इस्तीफे नहीं देंगी, और स्पीकर को इस्तीफे देने का मतलब यह है कि पीटीआई के लिए मैदान खुला हो गया। नंबर एक चीज। और उन्होंने मुझे कहा, मैं आपको बता रहा हूं, इस बात को आप आज की डेट में नोट कर लें कि पीडीएम का कोई मेंबर किसी जमात का जो इस वक्त चारों सूबाई असम्बलियों में और कौमी असम्बली में मौजूद है वो इस्तीफे नहीं देंगे। नंबर एक चीज ये बात याद रख लें। इसको, ये मैं आपको बिल्कुल 110% श्योरिटी से और वसूख से कह रहा हूं। उसकी वजह यह है
कि फिर वो ग्राउंड बिल्कुल ओपन हो जाएगा और ये कोई मसला नहीं है, बाई इलेक्शन कराना भी कोई ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है और इसमें कोई आईडी बहरान भी पैदा होने की खदशात नहीं है। नंबर 2 जी, मैंने उनसे पूछा कि अच्छा चले आपने इस्तीफे नहीं देने, 13 को जलसा हो जाएगा, व्हाट नेक्स्ट? उन्होंने कहा हम इस्लामाबाद आ रहे हैं। इस्लामाबाद आ रहे हैं तो मैंने कहा जी अच्छा इस्लामाबाद आ गए तो फिर क्या होगा? उन्होंने कहा जी हम लॉन्ग मार्च लेकर आएंगे और इसके बाद की जो तफसीलात है उसको ऑफ द रिकॉर्ड ही रहने दें, लेकिन मुझे उन्होंने कहा कि फिर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला भी आ जाएगा। तो आने होने क्या जा रहा है? मुझे नहीं लगता कि इमरान खान को बतौर वजीर आजम कोई खतरा है या तहरीक इंसाफ की हुकूमत को खतरा है। हाँ, खान साहब की बॉडी लैंग्वेज को मैंने परसों जो उन्होंने शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें मैंने उनको परेशान जरूर देखा, लेकिन खान साहब को ऐसा कोई खतरा नहीं है। परेशानी हो सकती है ऑब्वियसली, वजीर आजम है, एक चैलेंज है, 11 जमातें इकट्ठी हुई हुई हैं, उनके नैरेटिव को वो जनाब चीख चीख के जलसों में कह रहे हैं कि झूठ बोलते हैं, फलां है फलां है। और एक बात और भी मैं बता दूं बांडे साहब के, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से अब शायद हुकूमत से कोई बात ना करे, क्योंकि पीडीएम के बहुत सारे लोगों से मेरी जाती तौर पर बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम 2.5 सालों से यही सुनते आ रहे हैं कि हम चोर हैं, डाकू हैं, बेईमान हैं, करप्ट हैं, तो फिर ये चोरों डाकुओं बेईमानों से बात क्यों करना चाहते हैं? तो जो आपने सवाल किया ये सारी तमीद बांधने के बाद कि आने वाले दिनों में क्या होगा, हुकूमत कहीं नहीं जा रही, लेकिन पीडीएम का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद आ रहा है, हुकूमत के लिए ये चैलेंज है नंबर 1। नंबर 2, खान साहब कहीं नहीं जा रहे, वो वजीर आजम रहेंगे, लेकिन वजीर आजम वजारत उज़्मा पर बिठाने वाले वजारत उज़्मा से हटा भी सकते हैं प्रेशर देखते हुए। अच्छा, तो आप समझते हैं कि अब ये सारी गेम जो है ये प्रेशर गेम है। तो चलें थोड़ा-सा उन्हीं की बात कर लेते हैं कि आपने कहा कि जो बढ़ा सकते हैं वो बढ़ा भी सकते हैं। तो क्या प्रेशर इतना बिल्ट अप हो चुका हुआ है कि इस्तीफे जो हैं वो इतना प्रेशर बिल्ड कर देंगे? जिस तरह एक निजी चैनल पे कुछ टिकर चल रहे थे, उसमें ये बात सामने आ रही थी कि बिलावल ज़रदारी साहब जो हैं, वो इस बात के ऊपर थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ थे कि व्हाट इफ गवर्नमेंट जो है वो बाय इलेक्शन करवा देती है। तो इसका हल क्या होगा? मिसाल के तौर पे अभी हमने देखा है कि ना शहबाज शरीफ साहब ने इस्तीफा दिया है और ना ही बिलावल साहब ने खुद इस्तीफा दिया है। तो आप नहीं समझते कि जिस तरह आपने अभी अहम इंकशाफ किया है और पीएमएलएन जो दूसरी बड़ी पार्टी है और जो इस मूवमेंट को बाकायदा लीड कर रही है, उनकी तरफ से ये बात सामने आई है, तो ये सिर्फ जो है ये एक लफ्ज़ी हार पहनाए जा रहे हैं। देखिए मैंने तो आपको एक एमएनए की बात कोट कर दी। मैंने तो अपने अपने जो सोर्सेज से मेरी बात हुई रिजाइन के हवाले से, मैंने तो आपको उनकी बात बता दी कि उन्होंने कहा कि हम 22 करोड़ अवाम को बेवकूफ बनाने का इस्तीफा दे रहे हैं। तो प्रैक्टिकली कोई रिजाइन नहीं करेगा। देखिए, रिजाइन करने से मतलब क्या होगा? सेनेट के इंतखाबात डैमेज हो सकते हैं किसी सूरत, क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं होगा। इसके अलावा खान साहब को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना, मतलब ये इस्तीफे दे देते हैं तो वो बाई इलेक्शन करवा देंगे, क्योंकि अभी 2.5 साल पड़े हुए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई कोई ऐसा बड़ा आईनी बहरान पैदा होगा और कोई ऐसा हुकूमत पर प्रेशर होगा। प्रेशर अगर होता है तो वो एक सूरत में होता है ख्वाजा साहब कि अगर कल मीनारे पाकिस्तान पर अपोजिशन जमातें और बिलखसूस मुस्लिम लीग नून ने तकरीबन 4-5 लाख लोग इकट्ठे कर लिए, इसके बाद अगर उनका लॉन्ग मार्च आता है तो वो चले 126 दिन ना सही 100 दिन यहाँ गुजार लेते हैं और उससे ज्यादा नंबर पर गुजार लेते हैं जितने इमरान खान के थे, फिर प्रेशर डेवलप हो सकता है। रिजाइन से प्रेशर डेवलप नहीं होता। और फिर आपको एक आईनी बात भी मैं बताता चलूं कि स्पीकर कौमी असम्बली का ये इस्तेहकाक होता है कि वो 6 महीने तक जो रेजिग्नेशन है उनको होल्ड कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2, फिर आपने 1 बाय 1 एमएनए को बुलाकर उससे पूछना होता है कि भाई आया आपने इस्तीफा दिया या नहीं दिया। तो जो एमएनए पास जाएगा, अगर उन्हें कहीं और से फोन आ गया कि इस्तीफा नहीं देना, तो वो इस्तीफा कैसे देगा? यही बात मैं आपकी तरफ आना चाह रहा था कि बेसिकली ट्रिक तो यहीं पे है कि एक चीज ये होती है कि स्पीकर जो है, जिस तरह याद सादिक साहब थे, उन्होंने भी इस्तीफे रोक के रखे हुए थे। आप काफी तो हो सच्ची सकता बातें है कि करवा रहे हैं, मसाइल ना हो जाए। नहीं नहीं, कोई मसाइल नहीं होता है इंशाल्लाह ताला। मैं बेसिकली यही जानना चाहता हूँ कि देखें, याद सादिक साहब ने इस्तीफे रोक के रखे, 35 सीटें थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो जी उन्होंने जो है वो काफी इसको जो है वो अरसे को जो है लंबा किया और फिर एट दी एंड जो है जब चीजें वगैरह सेटल डाउन हुई तो इस्तीफे वापस हो गए। सेम अगर सिनेरियो जो है वो यहाँ पे होता है और आपने 6 महीने का बताया ना कि जिस तरह होता है, तो 3 महीने के अंदर अंदर गालबन सेनेट इलेक्शन होने हैं, तो जी, तकरीबन 3 महीने के अंदर अंदर। 21 तो मार्च की डेट है। जी बिल्कुल। तो 3 महीने के अंदर अंदर सेनेट इलेक्शन होते हैं, उससे
मीनवाइल बीच में कुछ सेटल डाउन हो जाता है तो इस्तीफे तो वापस होंगे, लेकिन सेनेट इलेक्शन तो जू का तू वहीं पे होगा। तो अगर वो इस्तीफे देते भी हैं तो ये पीरियड तो हुकूमत वैसे ही गुजार देगी, और सेनेट के अंदर जो है वो अपनी जो एक अक्सरियत है वो लेकर दोबारा वापस आ जाएगी। तो बेसिकली मेरा असल में पूछने का ये मकसद है कि मेन टारगेट तो गालबन इनका वजीर आजम इमरान खान साहब को हटाना ना हटाना वो तो एक अलग चीज है, लेकिन मेन टारगेट तो जहां तक तजिया करूंगा भी ये ख्याल है, और ये बात लिखी भी जा रही है कि सेनेट इलेक्शंस असल मेन मोटो है। तो आप क्या समझते हैं इसके हवाले से? ऐसा ही है। मौलाना फजलुर रहमान ने चंद दिन पहले, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है वो कहाँ पर, शायद को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, पीडीएम के इजलास के बाद ही कर रहे थे, या उनकी स्ट्रेटेजी कमेटी के जो वेरी नेक्स्ट डे जिस दिन मीटिंग थी उस दिन बात कर रहे थे कि हमारा मेन मकसद है कि हम सेनेट इलेक्शन ना होने दें और सेनेट में हुकूमत की मेजोरिटी ना आए। मेरा ख्याल है कि उनकी उनकी फिलहाल अ, इन्होंने एक स्टेप बाय स्टेप प्लान किया हुआ है कि पहले में सेनेट इलेक्शन ना होने दें और दूसरे में खान साहब को घर भेज दिया जाए। तो पहली स्ट्रेटेजी तो यही है कि सेनेट इलेक्शन ना हो, और अब इस इलेक्टोरल कॉलेज पूरा ना हुआ तो फिर आईनी बहरान पैदा होगा, और फिर आईनी बहरान पैदा होने के बाद जहरी बात है अगले 2-2.5 महीने में लेट सपोज अगर ये जनवरी के एंड पर आकर यहाँ लॉन्ग मार्च करते हैं और इस्तीफे दे देते हैं तो 2 महीने में इलेक्शन तो नहीं हो सकते फॉरन, और इतना बड़ा क्या नाम लेते हैं सीटों पर इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं है। और अगर इन केस इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर इन केस सिंध असेंबली टूट जाती है तो फिर एक नया सवाल है कि फिर क्या होगा। तो मैं अब अगला सवाल मेरा यही था, मैं आप इसी तरफ आना चाह रहा था बेसिकली, कि बिलावल साहब ने एक बयान दिया कि इस्तीफे आ रहे हैं, सिंध हुकूमत की कुर्बानी से भी दरेक नहीं करेंगे। तो हमारे पास एक जो लास्ट रिजॉर्ट होता है वो है पीपल्स पार्टी के अंदर जरदारी फैक्टर। तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं कि बेसिकली जो मामलात हैं वो तो जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के हाथ में अभी भी हैं। तो आप नहीं समझते कि ये चीजें जो हैं जब तक वहां से ओके नहीं होंगी तब तक जो है वो मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे? स्पेसिफिकली ये जो सिंध हुकूमत की बिलावल साहब ने बात की है। देखिए पीपल्स पार्टी अभी तक आप उनकी तकरीरें उठा के देखें ना, मुल्तान की, पिशावर की, पीडीएम के जितने जलसे हुए कराची में जरदारी साहब ने क्या किया कि मौलाना फजल रहमान साहब ने उनके पास चल कर गए और ने कहा कि नवाज शरीफ को तकरीर करने दें, तो मौलाना फजल रहमान को जरदारी साहब ने इनकार कर दिया। तो हाँ, पीपल्स उनकी पार्टी अभी तकरीर तक नहीं हुआ। नहीं होने दी। और क्यों नहीं होने दी? कि उन्हें पता है कि अगर कोई और नाराज हो गया तो हमारे लिए बहुत मसाइल पैदा होंगे। आपको याद होगा ईंट से ईंट वाला बयान, ईंट से ईंट बजा देने वाला बयान जी दिया और बिल्कुल। उसके बाद फिर 7-8 साल बाहर गुजारने पड़ गए। तो जरदारी फिर साहब जरदारी साहब ने जो है वो खुश करके भी दिखाया, बलोचिस्तान की गवर्नमेंट गिराई एग्जैक्टली और बाद में एग्जैक्टली उसको एडमिट किया। एग्जैक्टली। तो जरदारी साहब इस टाइम जो है वो बहुत बहुत मुहतात मूव खेल रहे हैं। इवन बिलावल मेरा नहीं ख्याल कि उनके बगैर कोई फैसला भी करते होंगे। तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है वो इतनी ज्यादा जो है वो जिसे आप ये कह लें कि एग्रेसिव नहीं है जितनी पीएमएलएन और मौलाना हुए हैं। मौलाना का बस तो चले तो फिर आज खान साहब घर बैठे और मौलाना साहब जो हैं वो क्या नाम लेते हैं वजारत उस्मा संभाल लें और तमाम तरह हुकूमती जो तमाम मामला हैं संभाल लें। इवन देखे ना आपकी कितनी बड़ी चेंज आई, पीडीएम का आखिरी इजलास जो इस्लामाबाद में हुआ उसमें नवाज शरीफ ने आउट ऑफ द वे, मतलब मैं कम अज कम जितने अरसे से पॉलिटिक्स को फॉलो कर रहा हूँ 2008, 13 और 18 की इलेक्शन बिल्कुल मुझे याद है। 18 में हल्के हल्के में हम गए थे। आ, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि नवाज शरीफ साहब ऐसी स्टेटमेंट देंगे कि जी हम आए, हम एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि कुछ अरसा आपका वजीर आजम रहे, कुछ अरसा पीपल्स पार्टी करे, कुछ अरसा मौलाना करे और कुछ अरसा हमारा रहे। ये तो मतलब मुझे भी हैरत हुई थी बड़ी सुन के ये आप बात। अवाम के साथ क्या मजाक कर रहे हैं सिर्फ इक्तदार की खातिर। और फिर उन्होंने ये भी कहा जी मुझे तो बिल्कुल अब वजीर आजम नहीं बनना चाहता, मैंने 3 बार वजारत उस्मा देख ली है। अरे भाई आप नहीं बनना चाहते तो ऑब्वियसली आप मरीम नवाज को बना देंगे, शहबाज को भी आप इवन नहीं बनाएंगे, आप शहबाज शरीफ पर भी ट्रस्ट नहीं करते। तो मतलब ये सोचने की बात है कि चल क्या रहा है इस टाइम। चल सिर्फ ये रहा है कि पीडीएम को में जमातें जो हैं, मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि वो करप्शन और चोरी को बचाने के लिए, ठीक है उनके साथ अवामी फैक्टर है। लोग इस हुकूमत में जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो गुर्बत है, जो माशियत की सूरत हाल है, गैस बिजली की महंगाई है, अशिया खुर्दनोश की महंगाई, उससे तंग है, लोग तंग हैं। ये नहीं कहता कि चोर डाकुओं को बचाने के लिए निकले हैं, लेकिन आखिरी मंजिल इक़्तिदार ही है। ये आपने वैसे बड़ी अच्छी बात की कि आखिरी मंजिल जो है वो इक्तदार ही है। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा दूसरी जानिब चलें कि नैब के हवाले से थोड़ी सी बात करें कि जिस तरह हमने देखा है कि नैब की कार्रवाइयाँ हो रही हैं और यकदम हुकूमत के खिलाफ कोई चीज़ सामने आती है तो नैब की कार्रवाइयाँ ज़्यादा हो जाती हैं। तो इससे तो बिल्कुल ये तासुर मिलता है कि अगर हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन कोई कार्रवाई करती है या कुछ कुछ भी अपना एजेंडा ले पेश करती है
तो नैब जो है वो एकदम एक्टिव हो जाता है। तो आप नहीं समझते कि कहीं न कहीं ये चीज़ जो है वो आती है कि हुकूमत की पुष्टपनाही हासिल है नैब को? देखिए, मैं ये तो ख़ैर बहुत ज़्यादा वो भारी और बड़ा स्टेटमेंट हो जाएगा कि हुकूमत की पुष्टपनाही हासिल है। लेकिन मैं समझता हूँ कि नैब जो है वो एक तरफ़ा कार्रवाइयाँ कर रही है। नैब जो है वो ऑपोज़िशन के लोगों को मुझे बताएँ ना, शाहिद खाकान से आपने अभी तक क्या निकाला? मैंने पिछले प्रोग्राम में भी ये बात की थी। एहसन इकबाल से क्या निकला? मिफ्ता इस्माइल से क्या निकला? खुर्शीद शाह को आपने अंदर पकड़ा हुआ है, क्या निकला? और बहुत सारी मिसालें हैं। हमज़ा शहबाज़ 2 साल हो गए, अभी तक आपकी कार्रवाइयाँ ही पूरी नहीं हो रही। शहबाज़ शरीफ और बहुत सारी मिसालें हैं जिनको आपने पकड़ा, बंद किया और इन द एंड छोड़ना पड़ गया। और फिर जहाँ पर आपके अपने लोगों की बात है, वहाँ पर उनका उनको ना गिरफ्तार किया जाता है, ना ही उनको हाथ डाला जाता है। बहुत सारे लोग मौजूद हैं, तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर मौजूद हैं। इवन मैं तो इस बात को भी कंडेम करता हूँ कि अलीम खान को आपने पकड़ा, अलीम खान से कुछ नहीं निकला और इन द एंड आपने उनको भी छोड़ दिया। नैब की पुष्टपनाही हासिल हो या ना हो, मैं समझता हूँ कि शहजाद अकबर का उसके ऊपर किसी हद तक नैब पर इन्फ्लुएंस ज़रूर है। साबिक प्रोसिक्यूटर भी रहे हैं, फिर उन्हें एडवाइज़र टू इंटीरियर लगा दिया गया, ताकि काफ़ी चीज़ें जो हैं वो हल कर लें। लेकिन अभी तक ना नैब कुछ साबित कर सका किसी पर और ना ही कोई बड़ी किसी सियासतदान पॉलिटिशियन से कोई रिकवरी हो चुकी। ज़रदारी साहब पर पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोगों को आपने अंदर रखा, कुछ नहीं निकाला। पुष्पनाही वाला लफ्ज़ थोड़ा भारी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एट सम पॉइंट, एट सम स्टेज मुझे लगता है कि शायद हुकूमत सपोर्ट ज़रूर कर रही है नैब को या नैब जो है वो हुकूमत को सपोर्ट कर रही है। मतलब आप वीडियो वाला मामला देख लें। अचानक वीडियो आई और चंद दिनों बाद ऑन एयर होने के बाद वो अचानक खत्म हो गई। तो उस पे तहकीकात नहीं हुई, जो कि होनी चाहिए थी। हकायक कौम के सामने लाने चाहिए थे। तो इसलिए नैब मेरा तो ख्याल है इस इदारे को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि जो मौजूदा हुकूमत के दौर में हो रहा है ना, वो सैफुर रहमान के हिसाब से कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ मुख्तलिफ चीज़ नहीं है। ये तो जो आपने बात की ना वीडियो वाली, ये तो मैं भी इस चीज़ से गुज़रा हूँ कि हमें भी इस प्रोसेस के अंदर से गुज़ारा गया था और हमें भी बाकायदा जो है वो एक किस्म से पूछताछ हुई थी कि ये वीडियो किस-किस ने देखी है और अगर आप जानते हैं इस वीडियो के बारे में, तो आपने कभी किसी से ज़िक्र तो नहीं किया, तो ये तो चलें एक टोटली डिफरेंट बात चली जाएगी। तो बाकी चीज़ें जो हैं वो हम यहाँ नहीं कर सकते, वो फिर कभी गुफ्तगू में आपसे मैं शेयर करूँगा। अच्छा, थोड़ा-सा आगे चलते हैं। अभी जिस तरह आपने बात की, अच्छा हुकूमत की कारकर्दगी जिस तरह आज इमरान खान साहब ने क्रेडिट लिया है कि जी कुछ अर्सा पहले जो है वो चीनी की कीमत जो है वो 100 से ऊपर थी, अब जो है वो तकरीबन 100 से नीचे आ गई हुई है और वज़ीर-ए-आज़म साहब बाकायदा इसका क्रेडिट ले रहे हैं। तो इसका क्रेडिट वज़ीर-ए-आज़म साहब को जाता है या जहांगीर तरीन साहब को जाता है? मुझे पहले पता होता ना तो 81 रुपए वाली चीनी मैं आज साथ लेके बैठा होता, जो बाज़ारों में बिक रही है। वो जो चूरा होता है ना चूरा, वो है। मैं एक ज़मींदार घराने से तब ताल्लुक ये है कि मेरे वालिदैन ने ख खेती-बाड़ियाँ की हुई हैं, मेरे वालिद साहब ने खुद की हुई है, मेरे दादा मरहूम ने की हुई है, तो मैं फिर मेरी फैमिली में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो मैं ज़मींदारी को काफ़ी हद तक क्योंकि मुझे खुद भी एक देहाती हूँ तो शौक है, मैं चीज़ों को समझता हूँ। आपने जो बात की ना कि चीनी जो है वो 81 रुपए होगी और खान साहब क्रेडिट ले रहे हैं, तो खान साहब तब क्रेडिट लें जब 2018 में जो 55 रुपए रेट था, उस तक ले जाएँ। और खान साहब को ये भी पता होना चाहिए कि अब क्रशिंग का सीज़न शुरू हो गया, गन्ना क्रश हो रहा है, तरीन साहब वापस आ चुके हैं, उन्होंने अपना सारा गन्ना क्रश करके मार्केट में फेंक दिया है और उसके बाद कीमतें कम हो गई हैं, तो इसका क्रेडिट जहांगीर तरीन साहब को ही जाता है, खान साहब को नहीं जाता। खान साहब को इतना ही कमाल था, तो कम से कम वो जो आपके नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी के वज़ीर हैं आजकल साबिक स्पीकर फ़खर इमाम साहब, तो उनसे एकाएक पूछ लें, वो भी आपको अच्छी तरह बता देंगे, वो भी ज़मींदार आदमी है, जंग से ताल्लुक है उनका। जी, ठीक है। अच्छा वकास थोड़ा-सा हम फ़ॉरेन पॉलिसी को इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। अभी आपने देखा है कि एक ईयू डिसइन्फो लैब ने जो है वो एक्सपोज़ किया है, एक बहुत बड़ा इंडियन नेटवर्क जो पिछले तकरीबन 15 साल से जो है वो फेक आउटलेट्स, वेबसाइट्स चला रहा था और पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। ये गालिबन पिछले साल खबर आई थी लेकिन अभी तक इसके ऊपर कुछ हुआ नहीं है और ये इस साल जो है मज़ीद डिटेल से ये आई है, तकरीबन 700 के लगभग वो हैं और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं, कुछ हमने ज़राए से पता किया तो पता लगा कि जी ये तो 1500 तक इनकी तादाद है। तो आप नहीं समझते कि इस इन्फॉर्मेशन के दौर के अंदर ख़ुसूसी तौर पे हमारे पास इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री है, हमारे पास जो है वो आईएसपीआर जैसा एक स्ट्रॉन्ग इदारा है, तो इन्फॉर्मेशन की दौड़ के अंदर इंडिया ने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है और ये जो खबर है, ये भी इंटरनेशनल इदारा है बीबीसी उसने ब्रेक की है और तो पाकिस्तान को ओवरऑल एक
जो राय आमा है उसके अंदर किस हद तक नुकसान पहुंचाया गया है? देखिए ख्वाजा साहब, इसको आसान कर लें, छोड़ें लंबी लिपटी बातें, क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो ऑनलाइन टॉक शोज़ होते हैं, वो एक आम आदमी देख रहा होता है जिसे चीज़ें समझ नहीं होती है। एक बात याद रखिएगा, पाकिस्तान में 22 करोड़ अवाम है और 22 लाख सियासी जमातें हो जाएं। पाकिस्तान में आपस में जितने भी इख्तलाफात हों, जब बात मुल्क की सालमियत की आती है, जब इंटेग्रिटी की बात आती है, जब हिफाजत की बात आती है, जब पाकिस्तान की बात आती है, तो हम सब एक हैं और हम एक होकर अपनी पाक फौज के सिपह सलार के पीछे खड़े हैं और उनके इशारे के मुंतजिर हैं। ये बात तय है। और मेरा बच्चा, आपका बच्चा, हम सब के बच्चे, हम सब इस मुल्क के लिए कट मरने के लिए तैयार हैं। भारत जो भी कर ले, मोदी जो भी कर ले, आसान तरीन अल्फाज में कह रहा हूं, पाकिस्तान का एक बाल भी भीगा नहीं कर सकते। अगर किसी को सबूत चाहिए ना, तो थोड़ा सा पहले मिग 21 गिरा है, फिर उसके बाद क्या हुआ, ये सारी उन्होंने भी देखा और हमने भी देखा। पाकिस्तान को इंशाल्लाह वो कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, सिपा सलार के पीछे खड़े हैं। और इन जो कुछ भी कर ले भारत, ये मोदी की सारी गीदड़ भपकियां हैं। हमारे ये मासूम लोगों पर जो फायरिंग करते हैं वर्किंग बाउंड्री पर, वो सिर्फ और सिर्फ ये इनकी बुजदिलाना कार्रवाइयां हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारे सीने शहादतों के लिए हाजिर हैं और हम हमेशा मुल्क की खातिर अपनी पाक फौज के पीछे भी खड़े होंगे और कुर्बानियां भी देंगे। और पाकिस्तान को इनके इन 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 छोटे मोटे हथकंडों से कोई नुकसान नहीं होता, और ना ही हम पाकिस्तान जो है क्या नाम लेते हैं, इन चीजों से कोई खौफ और खतरा और घबराहट है। और आपने बात की कि आईएसपीआर और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के होते हुए हमें इसका कैसे जवाब देना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर अंदाज में हमारी जो स्पेशली आईएसपीआर है, वो इनकी इन छोटी मोटी घटिया हरकतों का जवाब देता ही रहता है वक्त के साथ साथ। वैसे इन छोटी मोटी हरकतों को इनकी हम सीरियस लेते नहीं है, क्योंकि घटिया लोगों के काम ऐसे ही होते हैं। ये मैं भारत के बारे में खास तौर पर कह रहा हूँ। जी, हमें मोहम्मद गुलशेर साहब भी ज्वाइन करने वाले हैं। तो मैं वकास थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरह भी आपने भारत के हवाले से बात की, तो अभी इसराइल का भी कुछ बातें चल रही थी और सुनने में भी आ रहा था। तो आप क्या समझते हैं कि इसराइल के ऊपर जो है वो हमारी पॉलिसी तो बिल्कुल दो टोक है, तो बार बार ये कॉन्स्पिरेसीज और इस तरह की बातें निकल के क्यों सामने आती हैं? देखिए, ये बहुत अरसा पहले आपको याद होगा, बहुत बहुत अरसा पहले तो नहीं, लेकिन तकरीबन हर साल में एक दफ़ा हमारे यहाँ या ख़त्म नबूवत पर और फिर ये इसराइल के हवाले से ये हमला होता रहता है। वो भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, अली मोहम्मद खान साहब, वो बड़ी प्यारी बात करते हैं। वो कहते हैं कि ये इसलिए होता है कि ये लोग हमारी नब्ज़ चेक करते रहते हैं। तो पाकिस्तान की इन दोनों मामलात पर, कि ख़त्म नबूवत पर जो भी हमला करेगा, उसको कतई माफ नहीं किया जाएगा किसी सूरत भी, और उस पर एक लफ्ज एक हरफ भी कबूल नहीं है। और इसराइल को तब तक तस्लीम नहीं करेंगे, तब तक तस्लीम नहीं करेंगे जब तक वो मकबूजा बैतुल मुकद्दस को तस्लीम नहीं करते। और ये कुछ लोग हैं, कुछ गंदे अंडे हैं, जिन्होंने इंटरव्यूज भी दिए इसराइल के चैनल्स को और उसके ऊपर जाकर गुफ्तगू भी की। और उसके बाद फिर ये इसके अलावा चंद लोग हैं जो एक राह हमवार करना चाहते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ना ही पाक फौज और ना ही वजीर आजम इमरान खान, बिलखुसूस इमरान खान के बारे में जो मदीना की रियासत की बात करते हैं, तो जब मदीना की रियासत हो तो फिर मदीना की रियासत इसराइल को तो कभी तस्लीम नहीं कर सकती। जी, बड़ी आपने अच्छी और बड़ी बेहतरीन आपने इसके ऊपर बात की और तज़िया दिया कि जो रियासत मदीना है वो तो कभी भी इसराइल को एक्सेप्टेंस की बात नहीं करेगी। अच्छा, इसमें ना थोड़ा-सा मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अभी कुछ दिन पहले जो है वो एक बयान दिया पाकिस्तान के अंदर, जो ये मोबाइल फ़ोन्स और सेल फ़ोन्स के एक इंटरव्यू के अंदर का कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान के अंदर फ़ाशी और फैलाने का ज़रिया बन रही हैं। तो आप नहीं समझते कि ये थोड़ा-सा बयान उनको थोड़ा-सा मतलब इसको अगर अवॉइड कर लेते देने से या कोई इस तरह की बात, तो ज़्यादा बेहतर नहीं था? पाड़े साहब, हमें हकीकत पसंद होने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ों को हम तस्लीम नहीं करते। और चाहे वो इमरान खान कह रहा हो, चाहे वो जरदारी कह रहा हो, चाहे वो नवाज शरीफ कह रहे हो, चाहे वो मौलाना फजल रहमान कह रहे हो, कोई भी कह रहे हो, हम चीज़ों को अपने मुताबिक चलाने की कोशिश करते हैं और उनको एक्सेप्ट नहीं करते। हमें थोड़ी सी हकीकत की तरफ आना चाहिए और एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। खान साहब ने इसमें क्या गलत कहा? आपके तालीमी इदारों में
आपके बहुत सारी इसके अलावा जो सिविल सोसाइटीज़ हैं, जो आपके इवेंट्स होते हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें क्या कुछ नहीं हो रहा। तो मैं तो उनके इस बयान से मुकम्मल इत्तेफ़ाक करता हूँ, मुझे तो उसमें कतई कोई शक नहीं है। अच्छा, ठीक हो गया। चलें वकास, हम थोड़ा-सा अब अपने मौज़ू को ना इस तरफ लेके जाएँगे कि अभी आपने कुछ अर्सा पहले देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो मज़हबी जमात के एक अमीर थे, जनाब खादिम हुसैन रिज़वी साहब, उनका इंतकाल हुआ। तो उनके इंतकाल के बाद जो है वो आप समझते हैं कि उनकी जो पीडीएस की जो एक वो है रिज़वी साहब की जो पार्टी है, उसको थोड़ा-सा मतलब कि बैकफुट पे आएगी, या ये सिलसिला जो है उनका यूं ही चलता रहेगा? और मुझे पता है कि आपका एक ताल्लुक भी रहा है उनके साथ, और अब काफी आपका करीब का ताल्लुक था, तो आप कैसे इस चीज को देख रहे हैं? देखिए, मेरा ऐसे डायरेक्टली तो जो तहरीक लबैक पाकिस्तान थी, उससे तो कोई ताल्लुक करीबी नहीं था। ना ही मैं खादिम रज़वी साहब की ज़िंदगी में कभी उनसे मिला। हाँ, जब पहला धरना हुआ तब भी और अभी भी मैं बेसिकली जो उसके कॉज ऊपर लेकर चल रहे थे, जी, कॉज़ उससे के आप हवाले से आप मुत्तफ़िक मैं हो सकता हूँ, बिल्कुल हो सकता हूँ। और फिर दूसरी बात ये है कि मैं जब दोनों धरने हुए तो मैं उनको ज़ाहिर बात है पढ़ता भी रहा, मैंने उसको कवर भी किया, उसको फ़ॉलो भी किया और उसके ऊपर लिखा भी सोशल मीडिया पर। देखिए, एक बात याद रखिएगा, नवाज़ शरीफ का बेटा नवाज़ शरीफ नहीं हो सकता। मरियम नवाज़ आपके सामने है, शायद वो नवाज़ शरीफ वाली कैपेसिटी नहीं है। इमरान खान के बच्चे अ, इमरान खान नहीं बन सकते। बिलावल ज़रदारी साहब का बेटा बिलावल या बेनज़ीर का बेटा बिलावल, वो बेनज़ीर या ज़रदारी नहीं बन सकता। कॉज़ शायद उतनी स्ट्रॉन्ग रहे, लेकिन उसको चलाने वालों में फ़र्क आ जाता है। और पाकिस्तान की सियासत में ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं कि शायद साद हुसैन रिज़वी, मैं नहीं समझता कि जिस तरह जो खादिम रिज़वी साहब जिस तरह स्टैंस लिया करते थे, उस तरह साद रिज़वी भी ले सकें। तो आने वाला वक़्त बताएगा। अभी ये जिस तरह ये फ्रांस के मामले पे 90 दिन का टाइम उन्होंने लिया हुआ था, मेरा ख़्याल है उसमें से 1 डेढ़ माह गुज़र चुका है। तो आने वाला वक़्त आपको बता देगा कि कितना फ़र्क है, लेकिन मैं नहीं समझता कि जितनी स्ट्रॉन्ग और जितनी सख्त किस्म की एक स्टैंस खादिम रिज़वी साहब लिया करते थे, शायद उतना साद रिज़वी ले सके। जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वकास, आपका बहुत शुक्रिया हमारे शो में टाइम देने के लिए, प्रोग्राम ऑन द टेबल के अंदर। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है। बेसिकली बात यही है कि अगर जहाँ तक हम हुकूमत की बात करें, तो हमारे जो मेहमान हैं वकास, उनका यही कहना था कि हुकूमत को अपनी कारकर्दगी बेहतर से बेहतर बनानी होगी। जिन छोटी-छोटी चीज़ों का हुकूमत क्रेडिट ले रही है, बेसिकली ये काम वज़ीर-ए-आज़म साहब का क्रेडिट लेने का नहीं है, बल्कि वो सूबाई हुकूमतों का है। और ये तमाम चीज़ें जो प्राइस कंट्रोल कमिटीज़ हैं, उनको फ़ाल करके ही मुमकिन हो सकती हैं। दूसरी जानिब वकास का ये भी कहना था कि अगर अपोज़िशन जो है, कल का जलसा उनका कामयाब हो जाता है, तो फिर ही कुछ उनकी दाल गलेगी, नहीं तो अगर कल का जलसा नाकाम होता है, तो उनकी आगे लॉन्ग मार्च का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, और ना ही हुकूमत जो है वो अपोज़िशन के साथ बैठकर कोई बातचीत करेगी। पीडीएम के हवाले से इनका ये कहना था कि पीडीएम की प्लेटफ़ॉर्म से अब किसी किस्म की कोई बात हुकूमत के साथ नहीं होगी, जब तक कि उनकी जो है वो कुछ चीज़ें और कुछ जो मुतालबात हैं वो पूरे नहीं होते। जहाँ तक सेनेट इलेक्शंस की बात है, तो सेनेट इलेक्शंस के अंदर ही अगर तो हुकूमत मार्च तक सर्वाइव कर जाती है और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो हुकूमत के लिए इसमें जो है वो अक्सरियत लेना बहुत मुश्किल नहीं होगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। प्रोग्राम ऑन द टेबल से अपने मेज़बान याहिया जावेद पांडे को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।